तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी, इजराइल की उड़ी नींद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच कुरान का अपमान करने वाले नेता को आम आदमी पार्टी ने दिया टिकट, विरोध में उतरे मुसलमान। सीरिया की जीत के बाद जैसे मोहम्मद ने बाबरी मस्जिद को आजाद कराने की खाई कसम, मोदी सरकार की उड़ी नींद, राम मंदिर पर हो सकता है हमला। आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को भेजा नोटिस, 4 हफ्तों के अंदर मांगा जवाब। आजम खान को अब सुप्रीम कोर्ट देगा जमानत। संभल के बाद काशी के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सैकड़ों साल से बंद मंदिर को खोलने की हिंदूवादी संगठनों ने उठाई मांग, मौके पर पहुंची पुलिस। बीजेपी के साथ आर पार के मूड में दिखी टीडीपी, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का किया विरोध, फंसी मोदी सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसे बीत पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी, भाजपा में मचा हड़कंप। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के प्रति एक बार फिर से एकजुटता दिखाई है। प्रियंका गांधी कल फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची, जिसे देखकर बीजेपी के होश उड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के इस बैग पर काफी बवाल हुआ था। बीजेपी ने इस बैग पर सवाल उठाए थे, तो वहीं प्रियंका गांधी ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि वह बीजेपी के कहने पर कोई चीज नहीं पहनती हैं, उनका मन हुआ तो वो फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर आई हैं, उनको जो मन होगा वो पहनेंगी, बीजेपी इस पर क्यों सवाल उठा रही है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों के विरोध में प्रियंका गांधी शुरू से ही रही हैं, और प्रियंका गांधी ने शुरू से ही फिलिस्तीनी मुसलमानों का समर्थन किया है, और सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में उतरी और फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर भारत की संसद में पहुंची, जिसे देखकर इजराइल के होश उड़ गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में कुरान शरीफ का अपमान करने वाले नेता को आम आदमी पार्टी ने दिया टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें एक नाम ऐसा भी है जिसकी वजह से दिल्ली चुनाव में कुरान का अपमान बड़ा मुद्दा बन सकता है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही एएम ने इसे मुसलमानों के गाल पर तमाचा बताकर आपकी घेराबंदी तेज करती है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे को तूल देना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मेहरौली विधानसभा सीट पर आपके उम्मीदवार को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर एक बार फिर से अपने मौजूदा विधायक नरेश यादव को मैदान में उतारा है। नरेश यादव को हाल ही में कुरान शरीफ के अपमान का दोषी पाया गया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की कैद और 11,000 रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई। इसके बाद से ही नरेश यादव को आपसे निकालने की मांग उठ रही थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से मौका देने का फैसला किया। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया, और इसी के सहारे दिल्ली के मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की कोशिश आम आदमी पार्टी के खिलाफ एमआईएम ने की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कुरान शरीफ का अपमान करने वाले व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीरिया की जीत के बाद जैसे मोहम्मद ने बाबरी मस्जिद को आजाद कराने की खाई कसम, मोदी सरकार की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान आधारित जैसे मोहम्मद ने अयोध्या में राम मंदिर पर हमलों की धमकी दी है और भारत में मुसलमानों से जिहाद के लिए मानसिक रूप से तैयार होने का आह्वान किया है। आतंकवादी संगठन से जुड़े ऑनलाइन फीड ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। इस संदेश को सीरिया में इस्लामिक समूहों की जीत की खुशी में जारी किया गया है, और इस संदेश में कहा गया है कि आज भी बाबरी मस्जिद के पत्थर उन लोगों पर शाप डाल रहे हैं जो उनसे प्रार्थना करते हैं। वे उन पवित्र योद्धाओं का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें मुक्ति दिलाने आएंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया है, हम बाबरी मस्जिद को आजाद कराएंगे और राम मंदिर को तोड़ेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को भेजा नोटिस, 4 हफ्तों के अंदर मांगा जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर की गई याचिका पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस
उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मशीन चोरी के एक मामले में उनको जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति MS सुदर्शन और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने योगी सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। आजम खान और उनके बेटे ने उच्च न्यायालय के 21 दिसंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आजम खान, उनके बेटे और 5 अन्य के खिलाफ 2022 में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने सड़क साफ करने वाली मशीन चुरा ली थी जिसे नगर पालिका परिषद रामपुर जिले ने खरीदा था। ये भी आरोप लगाया गया था कि ये मशीन बाद में आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद की गई है और इसी मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट जमानत नहीं दे रहा है और इसी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट आजम खान पहुंच गए हैं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संभल के बाद काशी के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सैकड़ों साल से बंद मंदिर को खोलने की उठी मांग, मौके पर पहुंची पुलिस। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर को खोले जाने के पश्चात सोमवार को मंदिर में पूजा शुरू कर दी गई। वहीं संभल के बाद अब काशी के मदनपुरा क्षेत्र में सैकड़ों वर्ष से बंद पड़े मंदिर को खुलवाने की हिंदूवादी संगठनों ने मांग उठाई है। सनातन रक्षा दल के उपाध्यक्ष अजय शर्मा ने काशी के कई लोगों से मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बंद पड़े मंदिर को खोले जाने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर सोमवार की शाम सनातन रक्षा दल के अध्यक्ष अजय शर्मा वाराणसी के पुलिस अधिकारियों से संपर्क किए। सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर बंद होने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली वैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ किया। हालांकि पुलिस के पूछताछ में मंदिर कब से बंद है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, जबकि स्थानीय लोगों ने सैकड़ों वर्ष से मंदिर बंद होने का दावा किया है। अब देखते हैं कि पुलिस इस मंदिर को खुलवाएगी या फिर नहीं, क्योंकि संभल में जो मंदिर बंद पड़ा था उसको सरकार ने खुलवा दिया। इससे बीच बढ़तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव लाने के लिए फिर से एक होगा ठाकरे परिवार, शादी समारोह में मिले संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने की उम्मीद है। आज एक पारिवारिक ब्याह कार्यक्रम में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 अलग अलग किनारों पर खड़े लोग एक साथ दिखे तो राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई। दरअसल आपको बता दें कि बांद्रा पश्चिम में लैंड्स एड्स में आयोजित रिसेप्शन में कई बड़ी हस्तियों के साथ राज ठाकरे की मौजूदगी किसी की संभावना को नकार नहीं सकती। दरअसल आपको बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भतीजे पाटनगर की शादी के रिसेप्शन में पहुंचे। यहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे काफी आपस में बोले भी। इससे संकेत आता है दोस्तों कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव कर सकते हैं और ये परिवार फिर से एक हो सकता है और एक होकर चुनाव महाराष्ट्र में लड़ सकता है, जो भाजपा की चिंता बढ़ा सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के साथ आर पार के मूड में दिखी टीडीपी, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी बीजेपी के साथ आर पार के मूड में है। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को लेकर टीडीपी नाराज है। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने केंद्र के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। टीडीपी सांसद लबू श्री कृष्ण देवर ने लोकसभा में संविधान बहस के दौरान जनसंख्या के आधार पर किए जा रहे अगले परिसीमन पर चिंता व्यक्त की है। सांसद ने कहा कि अगले परिसीमन के तहत दक्षिण राज्य को नुकसान होगा जबकि उत्तरी राज्य को राजनीतिक रूप से लाभ होगा। सांसद ने कहा कि यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो गणना ये है कि 4 राज्यों यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान की सीटें वर्तमान की 169 से बढ़कर 324 हो जाएंगी, जबकि आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीटें वर्तमान में 129 से बढ़कर 164 हो जाएंगी। ये संघवाद के हित में नहीं साबित होगा, यानी जो है टीडीपी ने इसका खुलकर विरोध किया। इससे बीच बढ़तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव लाने के लिए फिर से एक होगा ठाकरे परिवार, शादी समारोह में मिले संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने की उम्मीद है।
आज एक पारिवारिक ब्याह कार्यक्रम में महाराष्ट्र की राजनीति में दो अलग अलग किनारों पर खड़े लोग एक साथ दिखे तो राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई। दरअसल आपको बता दें कि बांद्रा पश्चिम में लैंड्स एड्स में आयोजित रिसेप्शन में कई बड़ी हस्तियों के साथ राज ठाकरे की मौजूदगी किसी की संभावना को नकार नहीं सकती। दरअसल आपको बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भतीजे पाटनगर की शादी के रिसेप्शन में पहुंचे। यहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे काफ़ी आपस में बोले भी। इससे संकेत आता है दोस्तों कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव कर सकते हैं और ये परिवार फिर से एक हो सकता है और एक होकर चुनाव महाराष्ट्र में लड़ सकता है, जो भाजपा की चिंता बढ़ा सकता है।